Hello everyone, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Brijesh. Welcome to my channel विकास अकेडमी. आज क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स. ये जो करंट अफेयर्स होगा हमारा एक हफ्ते का लगभग होगा. 28 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक का रहेगा. ठीक है, 7-8 दिन का लगभग आपका करंट अफेयर्स रहेगा. और ये जो होगा न्यूज़, जो भी मैप से रिलेटेड न्यूज़ एक हफ्ते में रही हैं उनको हम लोग कवर करने की कोशिश किया जाएगा. यानी ये जो होगा 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक साल का जो करंट अफेयर्स आपको ये बोला जाता है कि कम से कम आपको एक साल का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना ही चाहिए. तो हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में न्यूज़ में जो भी मैप से रिलेटेड करंट अफेयर्स रहे हैं उनको देखने की कोशिश किया जाएगा. ये जो करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है हम लोग इंडियन एक्सप्रेस से, द हिंदू से, PIB से प्लस दैनिक जागरण से किया जा रहा है. राइट, तो एक हफ्ते का न्यूज़ रहेगा. ये अभी वीकली है. मैं कोशिश करूँगा अगले हफ्ते से कि या कल या परसों से भी कोशिश कर रहा हूँ कि पर डे का आपको कुछ न कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया करूँगा आपके चैनल पे. ठीक है, ओके. तो फटाफट जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी मिल सके. दूसरों तक शेयर भी करिए ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके. लाइक करिए, कमेंट करिए. चलिए चलते हैं, समझते हैं. पहला जो हमारा टॉपिक होगा आज वो होने वाला है हमारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है ये न्यूज़ में है इसमें. और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखना, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक प्रोग्राम चलाया जाता है पेरिस के द्वारा. आपको याद रखना, स्टार्टेड फ्रांस में हुआ है 1985 में. इसको 1985 में फ्रांस से शुरू किया गया था. ये एक्चुअली है क्या, ये जो बीचेज होते हैं जैसे आपका इंडिया में हम देखेंगे तो इंडिया में जो बीचेज हैं जैसे मान लीजिए ये है. ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा पेनिनसुला है इंडिया, इधर के जितने बीचेज है इधर देखेंगे, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, इन सब पे. ठीक है, बीचेज. ठीक है, तो जो बीच होते हैं उनको, उनमें क्या क्वालिटी है, क्या अच्छाइयाँ हैं उनमें, पानी फ्रेश है कि नहीं है, सर्विसेज अच्छी मिल रही कि नहीं मिल रही हैं. ठीक है, पानी नहाने लायक है या नहीं है. तो इस तरह की सेफ्टी वहाँ मेजर्स हैं कि नहीं है. तो बीचेज को सेफ्टी को लेके, उनकी क्लीननेस को लेकर, सफाई को लेकर, ठीक है, सर्विसेज को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के, पानी की, इन सब चीज़ों पे एक प्रोग्राम चलाया जाता है बाय पेरिस यानी फ्रांस के द्वारा 1985 से. राइट, तो अब इंडिया में ये देखा जाएगा इंडिया से रिलेटेड वर्ड क्या है, इससे इंडिया के क्यों इम्पोर्टेंट है इसके लिए. ठीक है, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाया जाता है. इसमें यूरोप के आउटसाइड, यूरोप में इसको 2001 से कर दिया गया, यानी यूरोप से बाहर देशों को भी ये अब कवर करेगा. तो ग्लोबली इसको रिकॉग्नाइज किया गया. इको लेबल अकार्ड एक प्रोग्राम है, एक समझौता है. इको लेबल यानी इन्वायरमेंट को सुरक्षित करने का, बचाने का, कंजर्व करने का. इसमें कुल 33 क्राइटेरियाज होंगे, 33 क्राइटेरियाज होंगे जो 4 मेजर हेड्स में डिवाइडेड होंगे. यानी 4 मेजर हेड्स में देखा जाए क्या क्या इसमें चीज़ें कवर की जाएंगी. तो इन्वायरमेंटल एंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ये होगा. बाथिंग वाटर क्वालिटी होनी चाहिए. इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, सेफ्टी एंड सर्विसेज इन द बीचेज. बीचेज में कौन कौन सर्विसेज मिल रहे हैं, सेफ्टी क्या है, ये सब चीज़ों को कवर किया जाएगा. अब इंडिया में याद रखना है कि अभी ये क्यों न्यूज़ में रहा है, क्योंकि इंडिया में कुल मिलाकर के इसमें ब्लू बीचेज जो हो चुके हैं कुल 12 हो चुके हैं. कितने हो चुके हैं, 12 हो चुके हैं. पूरे इंडिया में इसमें 12 बीचेज हो चुके हैं. राइट, जो नए वाले जो जुड़े हैं तो उसके हिसाब से क्लियर हो गया. तो ये यानी कुल मिलाकर के क्या करना, इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस की बात की जा रही है यहाँ पे. इसमें सर्टिफिकेट दिया गया है. तो इंडिया के कुल 12 ब्लू बीचेज हैं जिनको सर्टिफिकेट मिल चुका है. ये न्यूज़ में रहे हैं. क्लियर है, समझ में आ गया. ओके, आगे चला जाए, देखा जाए. द सर्टिफिकेशन इज अवार्डेड बाय टू द क्लीनेस्ट बीचेज. जो सबसे अच्छे बीच होंगे उनको अवार्ड किया जाएगा ये. ठीक है, इन द वर्ल्ड बाय FEE. FEE का मतलब फाउंडेशन ऑफ फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन. ये जो एक प्राइवेट NGO है, संस्था है, इसके द्वारा दिया जाता है, जो डेनमार्क में इसका हेडक्वार्टर है. प्लस IUCN के देख रेख में, IUCN के देख रेख में UNEP, UN, WTO, डेनमार्क बेस्ड जो NGO है, FEE और IUCN, इन सब की देख रेख में ये ब्लू सर्टिफिकेशन दिया जाता है बीचेज को, जो कंट्रीज में होते हैं बीच उनके. ठीक है,
तो आप देखेंगे यहाँ पे सब इंडिया में जो कोस्टल हैं स्टेट्स, वहाँ पे अधिकतर बहुत सारे बीचेज हैं। तो वहाँ पे मेजर चेक किया जाएगा कि वहाँ पे ब्लू सर्टिफिकेशन दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया में 12 इसमें ब्लू बीचेज हो चुके हैं, इनको सर्टिफिकेशन मिल चुका है। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया। अब इंडिया में कौन कौन इसके अलावा जो बीचेज हैं उनको देख लेते हैं। गुजरात में है शिवराजपुरी है, राइट, गुजरात में शिवराजपुरी, गोगला है दीव में, फिर उसके बाद है कासरगोड है एंड पुडुबिद्री है कर्नाटका में, ठीक है, कप्पड़ है केरला में, रुषिकोंडा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, गोल्डन है उड़ीसा में, राधानगर है अंडमान और निकोबार में, कावलाम है तमिलनाडु में एंड ईडन है पौंडीचेरी में। तो ये 9 आपके ये हैं, प्लस 2-3 और जुड़े हैं, कुल मिलाकर के आपके 12 इसमें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं बीचेज को इंडिया के, राइट। ये आपको याद रखना है, कितने टोटल हैं? 12 हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ओके, आगे चला जाए, ये इतना कवर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो हमारा है एक न्यूज़ में रहा है इथियोपिया। इथियोपिया क्यों न्यूज़ में रहा ये आपको देखना है। इथियोपिया है कहाँ पे? आपको पता है अफ्रीका का एक कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट का एक कंट्री है। ये न्यूज़ में रहा है, क्यों न्यूज़ में रहा है आप देखते हैं इसको। अब इसको देखने से पहले आपको देखना है कि इथियोपिया है कहाँ। ये देखिए, इधर से हम चलेंगे इधर की तरफ, तो ये इधर है इंडियन ओशियन से आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे सोमालिया पड़ेगा। ये पूरा सोमालिया से नीचे इधर की तरफ आते हैं, तो ये जो पोर्शन गिरा हुआ है ये पापा पूरा का पूरा इथियोपिया है। कि इथियोपिया किससे किससे सराउंडेड है? सोमालिया से है, जिबूती से है, इरिट्रिया से है, सूडान से है, ठीक है, सूडान से इधर है, इरिट्रिया से, सूडान से, केनिया से है। क्लियर है? इन सब राज्यों से, इन सब कंट्री से ये लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड मतलब चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ स्थल रुद्ध देश है। क्लियर हो गया ये। अब हम देखेंगे कि ये क्यों न्यूज़ में रहा। ये पोर्शन जो रेड कलर का दिख रहा है टाइग्रे, ये वाला इशू में रहा है, ये मैटर इशू में रहा है, इसकी वजह से ये न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ में इसलिए रहा है। अब हमने बॉर्डर देख लिया इसका, आपको इंपॉर्टेंस ये पता चल गई। ये इधर आपका है गल्फ़ पड़ेगा, इधर रेड सी पड़ेगा, इधर अदन की गल्फ़ है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था एक स्टेट थी, जल संधि थी, जो जिबूती और यमन के बीच थी, आपको मैंने बताया था। इसका नाम क्या था? बाब अल मंदाब। ये आपने देख लिया। यहाँ इरिट्रिया देख लिया, सूडान देख लिया, इधर आपने आपका केनिया देख लिया, साउथ सूडान देख लिया, इधर केनिया देख लिया, इधर सोमालिया आपका हो गया। सोमालिया आपको पता है कि सोमालिया जो हार्न ऑफ अफ्रीका में पड़ता है, यानी इथियोपिया और सोमालिया, जिबूती, ये सब हार्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, ठीक है, इनको हार्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका का मतलब जब आप पढ़ेंगे तो ये ऐसे जो पोर्शन बना होगा अफ्रीका का, तो इसको हार्न नुमा बनते हैं, ठीक है, हार्न मतलब सिंग, तो इस तरह की कुछ शेप बना होगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कंट्री पड़ रहा है आपका, ये है आपका इथियोपिया, इधर है सोमालिया, तो इस तरह से कुछ है बेस, ठीक है। तो आपने देखना कौन कौन से कंट्री से डिवाइडेड है, सराउंडेड है, ये क्लियर हो गया। ओके, अब ये न्यूज़ में क्यों रहा? न्यूज़ में इसलिए टाइग्रे जो है एक रीजन है, एक प्रांत है, ठीक है। यहाँ पे इथनिक ग्रुप्स है, इथनिक मतलब ट्राइब्स एरियाज रहते हैं, ट्राइब्स पीपल रहते हैं यहाँ पे, तो इसलिए न्यूज़ में रहा है, ठीक है। देखते हैं क्यों डिफरेंट है, क्यों यूज में रहा ये। डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स यहाँ पे निवास करते हैं। लगभग 10 रीजन्स ऐसे हैं इसमें पूरे अफ्रीका में, मतलब पूरे इथियोपिया में, जिसमें कुल इथनिक ग्रुप्स हैं। जिसमें देखा जाए इथनिक ग्रुप्स में सबसे इम्पोर्टेंट है एक ओरोमो। ओरोमो एक इथनिक ग्रुप है, एक इथनिक समूह है, लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप इन द कंट्री। पूरे कंट्री में सबसे बड़ा जो ग्रुप है, इथनिक कंट्री है, इथनिक ग्रुप है, इसको बोला गया है ओरोमो, राइट। क्या बोला गया इसको? ओरोमो बोला गया है। ओरोमो सबसे लार्जेस्ट ट्राइब्स है यहाँ की, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड है अम्हारा। अम्हारा सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है, सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है इथियोपिया में। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट है टाइग्रियंस। टाइग्रियंस जो है सबसे कम, यानी 5-6 से 7% ही पूरी इथनिक कम्युनिटी में ये मेजर करते हैं, केवल 6 से 7% ही हैं। तो इसलिए ये टाइग्रे जो है ये सबसे कम इथनिक ग्रुप हैं, राइट, इथियोपिया में, इसलिए न्यूज़ में रहा है। पूरे इथियोपिया में सबसे कम जो टाइग्रेस है, वो टाइग्रे जो वो कम संख्या में हैं ये लोग, ठीक है। क्लियर हो गया? अब रीजन देखते हैं। ये टाइग्रे रीजन जो सबसे नार्दर्न पड़ा, आप देख रहे हैं इथियोपिया का सबसे नार्दर्न पोर्शन पड़ा, नॉर्थ में एकदम है, ठीक है। अब टाइग्रे यहाँ के जो कम्युनिटी है प्लस इथियोपिया की जो गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में एक अकॉर्ड हुआ, एक पीस टाक चलाया गया है। पीस टाक का मतलब शांति समझौता चलाया गया है।
यानी इनके बीच में, इथियोपिया गवर्नमेंट के बीच में प्लस यहाँ की सरकार के बीच, यहाँ के जो नेता होंगे या जो लीडर्स होंगे उनके बीच में डिस्प्यूट्स था, तो उसको लेकर के पीस टॉक चलाया गया है, राइट। इसलिए आपको याद रखना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? बस इतना ही आपको याद रखना है। आपने इसको क्या देख लिया, इथियोपिया का पूरा मैटर देख लिया, यहाँ पे सराउंडेड है ये, प्लस ये जो टाइग्रियंस हैं वो सबसे कम मैनिटीज़ है, यहाँ की सबसे कम इथनिक ग्रुप है, इसको याद रखना है। और ये यहाँ के 10 माइनॉरिटीज़ में, 10 रीजन्स में जो हैं, जो ट्राइबल हैं, उनमें ये सबसे कम में है। सबसे लार्जेस्ट कौन सी कम्युनिटी यहाँ पे है ट्राइबल में, वो है आपकी ओरोमो, ठीक है। कौन सी है? ओरोमो। क्लियर हो गया? आगे चला जाए नेक्स्ट। अगला हमारा है ये काला नमक राइस, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें इंडिया का काला नमक राइस। काला नमक इसका क्या होता है? काला नमक आपको पता है साल्ट, ठीक है, काला नमक साल्ट होता है। तो ये काला नमक की बात कर रहा है, ये किस लिए जाना जाता है, इसको इम्पोर्टेंट क्यों इसमें है, इसकी न्यूज़ में क्यों रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्यों, इसका एक नाम और है बुद्ध राइस, इसको बुद्ध राइस भी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको बुद्ध राइस भी कहा जाता है। ये काला नमक इस सेंटेड, ये सेंटेड होता है, इसका मतलब ये जो काला नमक राइस है, काला नमक आपने सुना होगा, तो काला नमक जो राइस है ये सेंटेड है, सेंट इसमें आता है, प्लस ये 60 ग्रेन छोटा अनाज है, ये बहुत छोटा, ये देखिए, ठीक है, ये जो बोया गया है, आप देख रहे हैं आप इसमें, तो ये आपका काला नमक राइस है। अब ये सबसे मजबूत और सबसे छोटा राइस माना जाता है ये, और ये करंटली 11 डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है तराइन रीजन में। तराइन रीजन किसे कहते हैं? जब गंगा का एरिया, गंगा निकलती है तो ये बहते हुए आती है, तो गंगा के निचले हिस्से को बोलते हैं तराइन एरिया, ठीक है। तो ये गंगा के तराइन एरिया में ये क्या 11 डिस्ट्रिक्ट में उपजाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि यूपी में प्लस नेपाल में स्पेसिफिकली इसको उपजाया जाता है। नेपाल में कहाँ पे? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु क्या है? कपिलवस्तु आपको नेपाल में पड़ता है, जहाँ पे बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ठीक है, राजधानी उनकी थी। क्लियर हो गया? ओके। अब ये जो सबसे रेयर राइस है, रेयर राइस का मतलब बहुत ही कीमती राइस है, ठीक है, जिसको अवार्डेड किया गया है किससे? जियोग्राफिकल इंडिकेशन से। जीआई टैग इसको मिला है, कब मिला है? 2013 में ही इसको जीआई टैग मिल चुका है, राइट। और ये रिकॉग्नाइज्ड किया गया कहाँ पे? सिद्धार्थ नगर में। यूपी का एक ज़िला है सिद्धार्थ नगर, वहाँ पर, और प्लस उसके जो लगे हुए ज़िले हैं वहाँ पर इसको जीआई टैग दिए गए हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? जीआई टैग क्या किसको मिला है? काला नमक राइस को किस रीजन के लिए? सिद्धार्थ नगर और उसके लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। कब दिया गया है? 2013 में। क्लियर हो गया? ओके। इट वॉज फीचर्ड इन द बुक, इसको स्पेशली राइस ऑफ द वर्ल्ड की बुक में रखा गया है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन का फाओ है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का फाओ है, फाओ के अंदर इसको स्पेशली राइसेज ऑफ द वर्ल्ड के बुक में फीचर किया गया है, राइट। क्लियर हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। आगे चला जा। अब इसका बेनिफिट देखते हैं, क्या बेनिफिट है इसके काला नमक के। काला नमक के बेनिफिट क्या होते हैं हमारे लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एल्जाइमर को रोकता है, यानी भूलने की शक्ति जिनको होती है वो जाकर क्या करें? काले नमक वाले राइस को खाएं, ठीक है। अब ये रिच होता है किसमें? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में रिच है, एंड जैसे आयरन और जिंक में, इसमें आयरन और जिंक की मात्रा काफ़ी पाई जाती है, प्लस ये भूलने की शक्ति को कम करता है, राइट। नेक्स्ट, इसमें केवल 11% ही प्रोटीन पाए जाते हैं, राइट, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट राइस होता है। अब इसके अलावा इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49% से लेके 52% तक पाया जाता है, मेकिंग इट शुगर फ्री, और ये बनाता है इस राइस को शुगर फ्री। शुगर फ्री का मतलब इसमें चीनी की मात्रा बहुत कम होगी, जो कहीं न कहीं डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होंगे उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए खाने योग्य बहुत अच्छा काला नमक राइस है, ठीक है। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट करेगा, राइट। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि एंथोसाइनिन जो होता है, जो यूजफुल होता है हार्ट डिजीज़ में, यानी हार्ट डिजीज़ को रोकने के लिए, हार्ट से रिलेटेड जितनी बीमारियाँ हैं
उनके लिए एंथोसाइनिन जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी जो भी हेल्थ से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड बीमारियां हैं उनमें भी हेल्प कर रहा है। तो देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट और कितना हेल्पफुल है ये काला नमक राइस, राइट, समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये आपको इसमें याद क्या रखना है कि इसको बुद्ध राइस भी कहते हैं, ये सेंटेड होता है, फाइनेस्ट होता है, ठीक है, काला नमक इसको कहते हैं, क्लियर है। 11 डिस्ट्रिक्ट में उपजाया जाता है राइन रीजन के, जैसे यूपी में, यूपी का एरिया पड़ गया सिद्धार्थ नगर और उसके रिलेटेड जितने भी सटे हुए ज़िले हैं उनको जीआई टैग भी दिया गया है 2013 में। अब याद रखना है इसको वर्ल्ड की स्पेशली राइस ऑफ वर्ल्ड्स बुक्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, रखा गया है, राइट, क्लियर है, यूनाइटेड नेशन की, क्लियर है, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या, अल्जाइमर्स के लिए हेल्प करेगा, हार्ट डिजीज के लिए हेल्प करेगा, डायबिटीज शुगर की कमी होने की वजह से इसमें डायबिटीज़ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज़ के लोग जो पेशेंट हैं उनको भी वो भी इसको खा सकते हैं, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आगे चला जाए, ओके नेक्स्ट। अगला है गुजरात मोडेरा विलेज। गुजरात का मोडेरा विलेज क्यों न्यूज में रहा है इसको समझते हैं। मोडेरा विलेज आप देख रहे हैं ये गुजरात है, ठीक है, गुजरात का मोडेरा विलेज की बात किया जा रहा है तो इसका यह कैपिटल गांधीनगर, ठीक है, ये इसकी कैपिटल है गांधीनगर। तो गांधीनगर की कैपिटल से यहाँ से कह रहा है कि 25 किलोमीटर दूर महसना एक विलेज है, महसना एक जगह है, आप देखेंगे तो इधर पड़ेगा ये, ठीक, गांधीनगर ये महसना है। तो यहाँ पे महसना की बात कर रहा है कि 25 मोडेरा विलेज जो है 25 किलोमीटर गुजरात के महसना डिस्ट्रिक्ट से पड़ता है और लगभग 100 किलोमीटर इसकी कैपिटल से है, यहाँ से इसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर पड़ेगी। तो अब ये न्यूज़ में क्यों रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट, गुजरात मोडेरा जो बिकम्स इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज, यानी इसमें पूरे गांव में हर घरों में सोलर पावर लगाए जाते हैं। इसके छतों पे, घरों की छतों पे क्या होते हैं, घरों की छतों पे ये जो सोलर पावर प्लांट्स बिठा करके प्लेट्स लगा करके, ठीक है, इसको पूरे गांव को ही क्या कर दिया, सोलर पावर विलेज बना दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे कोयले से या इलेक्ट्रिक बिजली नहीं आएगी, यहाँ सोलर से बिजली पूरे गांव में है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए रहा है, क्यों रहा है न्यूज़ में, क्योंकि सोलर पावर विलेज बन गया है दुनिया का यानी इंडिया का सबसे पहला गाँव, राइट, क्लियर हो गया, ओके। अब विलेज सिचुएटेड कहाँ पे है, रिवर पुष्पवती रिवर पे बसा हुआ है ये गांव, याद रखना आपको, जो मोडेरा विलेज है ये पुष्पवती रिवर पे बसा हुआ है। इट होस्ट द फेमस सन टेम्पल, और यहाँ पे सन टेम्पल भी है। सन टेम्पल का मतलब सूर्य मंदिर, मतलब सन गॉड, सन जो होते हैं इनका टेम्पल है, सन गॉड का टेम्पल होता है, इसको बोलते हैं सन टेम्पल। तो ये एक जितने भी सन टेम्पल इंडिया में हैं उनमें से एक सन टेम्पल इसी गांव में भी है, सबसे इम्पोर्टेंट से आपको याद रखना है। तो आपको याद रखोगे आप, गुजरात का मोडेरा विलेज है, सन टेम्पल भी यहाँ पे है, प्लस सोलर पावर, फर्स्ट सोलर पावर विलेज भी बन गया है ये, राइट, क्लियर, कहाँ पे बसा हुआ है, पुष्पवती रिवर पे, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ओके। अब ये जो टेम्पल है, टेम्पल को जो बनाया गया था, जो सन टेम्पल को, ये चालुक्य स्टाइल में बनाया गया। चालुक्य स्टाइल आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो चालुक्य स्टाइल में बनाया गया था, ठीक है, जो रेन ऑफ चालुक्य डायनेस्टी था, भीम फर्स्ट के समय में इसको बिल्ड किया गया था, बनाया गया था, कौन, किसको, सन टेम्पल को, क्लियर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो सोलर एनर्जी है इसके लिए फर्स्ट हेरिटेज साइट भी इंडिया में बन गई है, क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ सन टेम्पल पे पूरा का पूरा, सन टेम्पल में क्या है, सन टेम्पल में पूरा का पूरा सब कुछ सोलर पावर्ड विलेज ही है, यानी सन टेम्पल भी आपका सोलर पावर्ड ही हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है, आगे चला जा। आप देख लीजिए ये पूरा गांव है, गांव में सबके ऊपर ये छतों पे क्या है, ये पैनल लगाए गए हैं, सोलर पैनल लगाए गए हैं, राइट। तो इसमें ये जो सन टेम्पल है ये भी क्या है, पहला सन टेम्पल जो वर्ल्ड हेरिटेज में फर्स्ट हेरिटेज साइट जो भी सोलर एनर्जी से चालित होती है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आगे चला जा, ठीक है। अगला न्यूज़ है, अच्छा इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ रहा है सन टेम्पल से ही, आप देख लेते हैं कुछ सन टेम्पल कहाँ कहाँ और जगहों पे हैं, देख लीजिए। कोणार्क सन टेम्पल आपको पता है उड़ीसा में है, ठीक है, सूर्यनार कोविल है तमिलनाडु में, मोडेरा सन टेम्पल आपने पढ़ ही लिया अभी, गुजरात में हो गया, ठीक, ब्रह्मण्या देव टेम्पल है उन्नाव एमपी में, ठीक है, दक्षिणारका टेम्पल है, दक्षिणारका टेम्पल जो है गया बिहार में, ठीक है, सन टेम्पल आसाम में भी है, मार्तंड सन टेम्पल कश्मीर में है,
ठीक। अश्रावल्ली सन टेम्पल आंध्र प्रदेश में है। तो ये और अदर सन टेम्पल हैं। देखिए सन टेम्पल कुछ इसी तरह का है, देखिए ऐसा हुआ बना हुआ है, ठीक है। ये सन टेम्पल सब है। अब देख लीजिए यहाँ पे एक इमेज में मैंने दिया है सन टेम्पल कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में, ये गुजरात का भी यही पोर्शन है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, असम में और उत्तराखंड में। इन सब जगहों पे सन टेम्पल और भी हैं। राइट, क्लियर हो गया, समझ में आया सन टेम्पल क्या होता है। ये गॉड सन की पूजा होती है इसमें, सन सूर्य के मंदिर होता है, ये सूर्यदेव का मंदिर होता है। क्लियर हो गया, ओके, ठीक है, आगे चला जा। अगला वीडियो है, अगला जो क्लास है हमारा वो है आपका कोसी रिवर पे। कोसी रिवर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं कि ये जो अपना रास्ता थे इधर से आ रही थी, ये अपना रास्ता इधर से ना कि ये बदल दी अपने रास्ते को चेंज कर दिया है इसने, इसलिए ये न्यूज़ में रही है। तो कोसी रिवर क्यों न्यूज़ में रही है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। अब ये कोसी रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है ऑफ गंगा। गंगा की क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब अगर ये गंगा इधर से ऐसे बहती आ रही है तो ये ऐसे आकर के यहाँ इसमें मिल जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर हो गया, ओके। अब ये गंगा में, ये गंगा अगर ऐसा शेप है इधर से, तो ये एक नदियाँ कुछ इधर से मिलती हैं जैसे यमुना, और कुछ इस साइड से मिलती हैं आकर के, इस साइड से मिलती हैं, तो इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी। लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी उसको बोलते हैं अगर ये नदी आपकी बह रही है, ठीक है, नदी ऐसे बह रही इधर की तरफ, इसका मुंह है, तो इस साइड लेफ़्ट होगा, इस साइड इसका राइट होता है, ठीक है। तो इसको लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी बोलते हैं गंगा का। क्लियर हो गया, ओके। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसका सोर्स कहाँ है कोसी नदी का, कहाँ से ये उद्गम है, कहाँ से ये निकलती है, तो ये माउंट एवरेस्ट से निकलती है। माउंट एवरेस्ट से इसका सोर्स है, इसका उद्गम यहाँ से निकल के ये आ रही है। राइट, क्लियर हो गया। तिब्बत में आपका पड़ता है, ये पता ही है, माउंट एवरेस्ट वहाँ से निकल के आ रही है। और इसकी एक स्ट्रीम है, जलधारा है, इधर से आके मिलती है इसमें, इसको बोलते हैं अरुणा राइजेस, यहाँ से निकलती है, ठीक है, स्ट्रीम निकलती है। क्लियर हो गया। अब कोसी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और चीज़ देते हैं। कुल इसके 7 स्ट्रीम्स है, 7 जलधाराएँ हैं, जिसका नाम क्या है, इसकी 7 जलधाराएँ हैं। अगर मान लीजिए मैं बताऊँ आपको, अगर ये निकल रही मोटेशन रिवर कोई है, मतलब कोसी रिवर है, तो इसमें जो 7 जलधाराएँ हैं, ठीक है, इस तरह से कुल 7 जलधाराएँ हैं इसकी। तो आप देखेंगे इनको क्यों कहते हैं सतकोसी, इसको क्यों कहा जाता है सुतकोसी। देखिए सतकोसी एक नदी है, एक जलधारा है, दूसरा है तंबा कोसी है, ताखला है, दूध कोसी है, बोतिया कोसी है, अरुण है और तांबर है। इन सबको मिला के इनको बोला जाएगा सतकोसी। इन्हीं सब नदियों को मिला के बोला जाता है सप्तकोसी। राइट, सप्तकोसी इनको बोलते हैं, सप्तकोसी। सप्त का मतलब 7 नदियों की जो नदी है उसको बोलते हैं सप्तकोसी, इसलिए इसका नाम पड़ा है कोसी, तो सप्तकोसी। क्लियर हो गया। अब ये कंट्री कहाँ कहाँ फ्लो करती है, ऊपर देखेंगे तो ऊपर इधर आपका नेपाल है, प्लस इंडिया में ये कौन सा क्षेत्र है, बिहार वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इंडिया के बिहार में मेजरली और यहाँ नेपाल में फ्लो करते हुए आती है, ठीक है, ओके। अब ये यूनाइट करती हैं, यानी कि गंगा इधर से जा रही है ऐसे, ठीक है, ये आ रही है आपकी कोसी रिवर, तो यहाँ जहाँ मिलती है इसको त्रिवेणी बोलते हैं, त्रिवेणी में जाकर के मिलती है। ये महाभारता रेंज भी कहा जाता है। क्लियर है, ये त्रिवेणी में आके मिल रही हैं। तो हालांकि इसमें आपको याद क्या रखना है, ये बह रही थी इधर से, अब ये रास्ता चेंज कर दी, इधर से आने लगी है। क्लियर है, तो इसलिए आपको न्यूज़ में रहा है ये, ओके। ये समझ में आ गया इतना। अब ये गार्ज बनाते हैं। ये गार्ज का मतलब क्या होता है, जहाँ नदियाँ आके गिरती हैं तो यहाँ वी शेप टाइप का, जहाँ पानी इकट्ठा होता है वी शेप टाइप का, यहाँ पे पानी इकट्ठा होने की वजह से ये गार्ज बन जाता है, ठीक है, कुंड टाइप का बन जाता है, इसको बोलते हैं गार्ज। क्लियर हो गया ये, ओके। चला जाके, ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये बिहार का सारो कहा जाता है, यानी कि यहाँ से जो पानी लेकर के आती है नेपाल से एरिया से पूरा का पूरा पानी, ये नदी, तो वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा पानी लेके आती है, तो ये बाढ़ ला देती है, इसके पानी में बाढ़ आती है, इसकी वजह से इसको सारो ऑफ बिहार कहते हैं। यहाँ पे बिहार में काफ़ी बाढ़ आ जाती है इसकी वजह से, इसलिए इसको सारो ऑफ बिहार कहा जाता है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया।
अब इंडिया की गवर्नमेंट ने प्लस यहाँ की नेपाल की गवर्नमेंट ने, दोनों गवर्नमेंट ने कुछ एग्रीमेंट किए हैं कि इसके पानी से कैसे बचा जाए, यानी बाढ़ से कैसे बचाया जाए। तो जॉइंट वेंचर चलाया जा रहा है बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए इंडिया और नेपाल के बीच में। ये भी आपको याद रख लेना है। समझ में आ गया? तो इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने देख लिया। कोसी रिवर कहाँ से निकल रही है, ठीक है, यहाँ पे तिब्बत के पठार से निकल रही है, कहाँ से होकर के, यानी कि जो एवरेस्ट माउंटेन है वहाँ से निकल रही है ये, ठीक है, ऐसे बहते हुए इंडिया की तरफ आ रही है और जाके फाइनली गंगा में मिल जा रही है, राइट, इधर से गंगा आ रही है। समझ में आ गया? ओके। इसके बारे में इंपॉर्टेंट सप्तकोशी क्यों कहा गया? क्यों 7 नदियाँ हैं, 7 नदियों को याद रखने, नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। किस किस कंट्री में ये बह रही है ये भी आपने याद रख लिया। बिहार का शो किसे कहा गया, ये फैक्चुअल है, आपने याद रख लिया, ठीक, क्लियर हो गया। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा, मैंने आपको बताया कि इसका जो कोर्स है, यानी कि ये जो बह रही थी उसने रास्ते को चेंज कर दिया है, इसलिए न्यूज़ में रहा है। क्लियर हो गया? ओके, आगे चला जा, ठीक है। ये आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये आपकी आ रही है कौन सी नदी, गंगा, ठीक है, ये गंगा बहते हुए ये ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है। इधर यूपी है, उत्तर प्रदेश है, इधर से देखेंगे तो एक नदी आ रही है घाघरा, घाघरा इसकी गंगा की सहायक नदी है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब एक नदी यही आपकी कोसी आ रही है, देखिए इधर से आ रही है ना, ये कोसी नदी आके यहाँ पे मिल जा रही है, यहाँ पे आके मिल रही थी। अब इसने इधर से रास्ता बदल के ये अब ये इस तरफ से बहने की कोशिश कर रही है, इसलिए न्यू कोर्स इसका इधर से जनरेट हो रहा है। समझ में आ गया? इसलिए ये ओल्ड कोर्स है और ये न्यू कोर्स है, अब इधर से बहने की कोशिश कर रही है इस साइड से, राइट, ओके, समझ में आ गया? आगे चला जा, ठीक है। पार्सल आइलैंड न्यूज़ में रहा है, अगला न्यूज़ है आपका पार्सल आइलैंड। अब पार्सल आइलैंड क्यों रहा है, पार्सल आइलैंड या पार्सल आइलैंड कहते हैं इसको, ये न्यूज़ में क्यों रहा है? ये न्यूज़ में इसलिए रहा कि यूएस की कुछ डिस्ट्रॉयर मतलब आर्मीज थी, यानी कि नेवीज़ थी, नेवीज़ ने यहाँ पे कुछ रूट किया था, यहाँ पे आए थे वो, इसलिए ये न्यूज़ में रहा है, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये है कहाँ, सबसे पहले लोकेशन देखिए, ये है कहाँ, ये आपका पूरा पड़ रहा है इंडो चाइना पेनिनसुला, इंडो चाइना पेनिनसुला, ये जो पूरा पड़ रहा है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इस वाले एरिया वाला, इसको अब ये जो एरिया पूरा पड़ रहा है दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं साउथ चाइना, इसको क्या बोलेंगे, साउथ चाइना, ठीक है, पूरा एरिया। तो यानी पार्सल आइलैंड कहाँ पे है, साउथ चाइना सी में है। क्लियर हो गया? साउथ चाइना सी में आपका पार्सल आइलैंड है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। अब एक आइलैंड ग्रुप आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है, स्पेटली भी आपका आइलैंड ग्रुप है, ये बहुत से आइलैंड इसमें दिख रहे हैं, ये पार्सल आइलैंड है आपका पार्सल, और ये स्पेटली है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे है, ये है आपका साउथ चाइना सी में। क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखना है कि यहाँ पे मिलिट्री बेस, ठीक है, मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है कौन, चाइना, ये मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना, यहाँ की गवर्नमेंट, चाइना गवर्नमेंट ने, ठीक है, ओके। अब याद रखना क्या है, ये है आर्कियोपेलागो, इसको याद रखना, आर्कियोपेलागो का मतलब ये होता है कि आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बहुत से हजारों आइलैंड का ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं आर्कियोपेलागो। ये पूरे पोर्शन को आर्कियोपेलागो कहते हैं, ये भी आपका आर्कियोपेलागो हो गया, ये भी आर्कियोपेलागो हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना है। दूसरा चीज़, इसमें 130 स्मॉल कोरल आइलैंड्स हैं एंड रीफ्स हैं, कितने हैं, 130, सोचिए छोटा सा ही दिख रहा है लेकिन आपका 130 इसमें कोरल आइलैंड और रीफ्स वगैरह हैं, ठीक है, कोरल मूंगे की जो कोरल रीफ्स होते हैं उनकी, ठीक है। तो अब इसमें आपको याद रखना क्या है, ये आपका क्यों इम्पोर्टेंट था, ये कहाँ पे है आपने देख लिया, साउथ चाइना सी में है। क्यों इशू न्यूज़ में रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूएस की बेस नेवी ने एंट्री किया था, इसलिए इसको बोलते हैं, इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, आगे चला जाए, बस इतना याद रखना इसमें है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है किर्गिस्तान तजिकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट कंटिन्यूज फॉर 31st ईयर, यानी 31 साल से किर्गिस्तान और तजिकिस्तान का बॉर्डर न्यूज़ में रहा है, यानी कि 31 साल से ये डिस्प्यूट में रहा है, दोनों का बॉर्डर डिस्प्यूट। अब आपको लोकेशन देखना, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान का बॉर्डर लोकेशन देखिए, ये जो पोर्शन पड़ रहा है आपका उज्बेकिस्तान इधर है, ठीक है, ये ब्लू कलर में उज्बेकिस्तान, ये पूरा एरिया दिख रहा है। ये जो है आपका कलर यहाँ है तजिकिस्तान, इस कलर में जो दिख रहा है ये आपका तजिकिस्तान, येलो कलर में जो दिख रहा है आपका ये है आपका किर्गिस्तान, ठीक है। तो 3 राज्यों से देखिए जो बॉर्डर दिख रहा है ये आपका कंट्री से, ये पीला जो दिख रहा है यही आपका बाल्टन रीजन है, बाटकेन रीजन है, राइट, ये बाटकेन रीजन, यही मेन आपका इशू
रहा है पूरा न्यूज़ में। इसलिए ये आपको देखना है किस किस कंट्री के बीच में है। तो आप देखेंगे जो बाटकिन रीजन है वो उज़्बेकिस्तान से भी लगा हुआ है, तजिकिस्तान से भी और किर्गिस्तान से। तो हालांकि जो न्यूज़ में रहा है ये मुद्दा, ये किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ये किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में मुद्दा है, ये इसी रीजन को लेकर के पूरा का पूरा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, आगे चला जाए। ठीक है। अब देखिए ये जो क्षेत्र है, जो रीजन है, ये बाटकेन का रीजन है, जो 1 ऑफ 7 से 7 रीजन्स में से एक रीजन है किसका, किर्गिस्तान का। किर्गिस्तान का 7 में से एक रीजन है और काफ़ी नेचुरली ब्यूटी बहुत फुल है इसमें। ठीक है, इसका मतलब नेचुरल बहुत बढ़िया है, ये नेचुरली ब्यूटी बहुत ज़्यादा इसकी है। वाटर रिसोर्सेज है, अंडरग्राउंड वाटर है, नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस रीजन में लगभग 5 लाख, ठीक है, 5 लाख पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है इस वाले रीजन में। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी वाले रीजन में फरगना वैली पड़ती है। इसी सेंट्रल एशिया में फरगना वैली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फरगना वैली जो होती है, इसमें फरगना, नामानगढ़, ठीक है, आंदीजन, ये सब उज्बेकिस्तान में पड़ते हैं। होकैंड तजिकिस्तान में पड़ता है। ओस, जलालाबाद एंड बाटकिन ये किर्गिस्तान में पड़ते हैं। तो ये रीजन आपको याद रखना है। इस वैली, ये जो वैली है आपकी है, इस वैली में तीनों देश हैं। इसका मतलब उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, तीनों क्षेत्र है ये वाला पूरा पड़ रहा है तीनों में। तो कुछ कुछ रीजन जो है, जैसे फरगना है, ठीक, फरगना है, नमनगढ़ है और आंदीजन है, ये तीनों उज्बेकिस्तान में पड़ रहे हैं। इधर वाले पोर्शन में, इधर इस वाले रीजन पड़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद है होकैंड, तजिकिस्तान में पड़ेगा, एक क्षेत्र तजिकिस्तान में पड़ेगा और बाकी एस, ठीक है, ओस, जलालाबाद और बाटकिन, ये तीनों रीजन आपके किर्गिस्तान में पड़ जाते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो आपको इतना याद रखना है, 5 लाख की पॉपुलेशन पूरे रीजन में निवास करती है। क्लियर? ओके। अब ये पूरे किर्गिस्तान का ये जो क्षेत्र पड़ रहा है उसका बाटकिन वाला, वो 8.5% कवर करता है उसका रीजन। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंडरग्राउंड वाटर है, एनर्जी रिसोर्सेज इसके पास बहुत बढ़िया, जैसे ऑयल हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गया, ये सब अच्छे रिसोर्स है। इसीलिए इस चीज़ को लेकर के किर्गिस्तान और तजिकिस्तान में डिस्प्यूट चल रहा है कि रिसोर्स का किससे ज़्यादा, किसकी मतलब रिसोर्स का किसके ऊपर कितना कब्जा हो जाए, राइट, किसका। ठीक है, समझ में आ गया? तो इतने आपका न्यूज़ में था ये किर्गिस्तान और, तो ये 12 डिस्प्यूट है आपका, इंटरनेशनल IR का पोर्शन है ये, इंटरनेशनल से रिलेटेड पेपर सेकंड में, मेंस के पेपर सेकंड से रिलेटेड है। फिलहाल करंट अफेयर्स में इसलिए इम्पोर्टेंट है करंट के लिए, क्योंकि किर्गिस्तान और तजिकिस्तान का 12 डिस्प्यूट है। आपको देखना किस लिए डिस्प्यूट रहा है, ये बाटकिन रीजन वाले को लेकर के डिस्प्यूट में मैटर रहा है। बस इतना याद रखना है। ओके, आगे चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है माउंट किलिमंजारो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ माउंट किलिमंजारो, ये आपको पता है, ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, पूरे अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है ये। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ के इस माउंटेन पर आग लग गई है, इट कॉट फायर, यहाँ पे आग लग गई है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है तंजानिया की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा है, राइट, ओके। तो अब आपको देखना है लोकेशन कहाँ पर है ये। अब देखिए ये है यहाँ पे माउंट किलिमंजारो, केनिया और तंजानिया के बीच में यहाँ बारह पड़ेगा आपका माउंट किलिमंजारो, पूरे अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है ये। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? सबसे हाईएस्ट पीक है। कितनी इसकी ऊंचाई है देखते हैं, 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसकी हाईएस्ट पीक है ये पूरे अफ्रीका की, राइट, समझ में आ गया? अब ये सबसे ऊंचा जो माउंटेन है ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। फ्री स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि जिसकी कोई और भी सीरीज ना हो। जैसे हिमालय है तो हिमालय सीरीज में है, लेकिन ये जो है माउंटेन ये सीरीज में नहीं है, ये अकेला खड़ा हुआ है पूरा। ठीक है, ये अकेला माउंटेन खड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। इसकी कोई सीरीज की कोई और सीरीज नहीं है, इसलिए, राइट, समझ में आ गया? तो सबसे लार्जेस्ट ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है पूरी दुनिया का, राइट, क्लियर हो गया? इसलिए इम्पोर्टेंट है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये जो माउंटेन है यहाँ पे वाल्केनो इरप्ट होता है। वाल्केनो किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए जब एस्थेनोस्फेयर से मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक है,
तो ये लेयर को तोड़ता है, ऊपरी परत को, प्लेट को, जो कंटेनर प्लेट है इसको तोड़ेगा, तोड़ के बाहर निकलता है। तो ये अक्सर क्या होता है, माउंटेन एरिया से ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब बाहर निकलता है तो यहाँ पे कोन नुमा ऐसे बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे बन जाते हैं। तो यहाँ से लावा बाहर निकलता है, तो इसी को बोलते हैं आप क्या, कोन, ठीक है। तो इसके इम्पोर्टेंट चीज़ आपको, एक कंपोजिट वाल्केनोज है। कंपोजिट वाल्केनो मतलब कई कोन है, एक कोन, दो कोन, तीन कोन है, इसके तीन जगहों से लावा बाहर निकल रहा था, ठीक है। इसको कोन कहा गया, समझ में आ गया, ओके। तो ये कह रहा है कि कौन कौन से कोन, 3 कोन्स हैं जहाँ से लावा, एस वगैरह बाहर निकलते हैं। इनमें 3 कोन्स हैं, कौन कौन से, काइबो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा जो है ये आपका, ये काइबो है, राइट। फिर मोवेंजी एंड सीरा, ये 3 आपके इम्पोर्टेंट इसके क्या हैं, कोन्स हैं। कोन्स का मतलब जहाँ से वाल्केनो निकल रही थी, रप्ट हो रही थी। तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखना है कि सबसे टालेस्ट, सबसे ऊंचाई पे जो है वो आपका है काइबो वाल्केनिक है, ठीक है। इसके बाद मोवेंजी और सीरा ये एक्सटेंट, हालांकि ये दोनों एक्सटेंट हो चुके हैं, ठीक है, ख़त्म हो चुके हैं, कभी नहीं निकलते हैं यहाँ से अब ज्वालामुखियाँ। प्लस काइबो भी है, वो डॉर्मेंट है, डॉर्मेंट का मतलब सुसुप्त है और ये कभी भी निकल सकती है, ठीक है। अब आपको मैं पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा वाल्केनो इरप्शन में, तो वाल्केनिक 2 तरीके से इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है डॉर्मेंट, ठीक है, सुसुप्त, इसका मतलब ये कभी भी निकल सकती हैं। और एक होती है सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिव, ये एक्टिव का मतलब ये हमेशा निकलती रहती हैं, साल 2 साल 4 साल 10 साल या 100 साल बाद निकलते रहते हैं, इसको एक्टिव वाल्केनो कहते हैं। डॉर्मेंट का मतलब सुसुप्त होती हैं। और तीसरे तरह की जो होती हैं वो होती हैं एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त, अब ये निकल नहीं सकते, ये ख़त्म हो चुके हैं, डेड हो चुकी हैं, क्लियर है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आपको देखना है। तो आपको यहाँ काइबो जो है वो क्या है, आपकी डॉर्मेंट है, यानी कभी भी फूट सकती है। और दोनों जो और भी बाकी हैं, मोवेंजी, सीरा, ये दोनों एक्सटेंट हो से ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। आगे चला जा। अब साइंटिस्ट ने ये बोला है कि ये जो लास्ट इरप्शन हुआ था इसमें, इस मतलब इस माउंटेन पे वाल्केनो का, वो 3,60,000 साल पहले हुआ था कभी। इसका मतलब एक्सटेंट टाइप का मान के चले कि हो चुका है ये, ठीक है, ओके। अब ये स्नो कैप्ड के लिए, जो माउंटेन है स्नो कैप के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। स्नो कैप का मतलब बर्फ़ से ढका हुआ है ये, और सबसे खूबसूरत दिखता है बर्फ़ से ढका। जैसे हिमालय आप चले जाएंगे तो वहाँ पे हिमालय बहुत खूबसूरत दिखता है, तो इसलिए ये स्नो कैप से ढका हुआ होता है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये स्नो जो क्या हो, पिघल रहा है। तो स्नो कैप की जो मोटाई है ये कम हो रही है, राइट, समझ में आ गया। तो अगले 20 सालों में देखा इसकी मोटाई धीरे धीरे कम हो रही है, यानी ये पिघल रहा है धीरे धीरे, इसलिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ में ये भी रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक चीज़ और, 1973 में इस किलिमंजारो, इसे किलिमंजारो जो माउंटेन है यहाँ पे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है। कब, 1973 में यहाँ के कुछ रीजन को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। किसको किसको किया गया है, इसे कुल मिला के 6 सराउंडिंग रीजन्स हैं, कॉरिडोर्स हैं। तो 6 सराउंडिंग कॉरिडोर्स हैं, इनको क्या कर दिया गया, 1973 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया किलिमंजारो नेशनल पार्क के नाम से, ठीक है। कितने हैं, 6 सराउंडिंग फॉरेस्ट हैं, उन सबको मिला के किलिमंजारो नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है, राइट, क्लियर हो गया, ओके। अब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको रखा गया, इस नेशनल पार्क को। कब रखा गया है, 1987 में रख दिया गया है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो आज इस वाले में जो था हमारा माउंट किलिमंजारो से रिलेटेड क्या क्या हमने फैक्ट पढ़ा। अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। प्लस इसमें 3 वाल्केनोज थी, सबसे लंबी सबसे बड़ी टालेस्ट थी जो काइबो थी, वो अभी डॉर्मेंट है। बाकी 2 मोवेंजी प्लस सीरा जो क्या आपकी एक्सटेंट हो चुकी हैं, क्लियर। ये माउंटेन पे बर्फ़बारी होती है, अब बर्फ़ क्या स्नो कैप्ड होता है ये, लेकिन अब बर्फ़ धीरे धीरे ज़्यादा पिघल रहा है, क्यों किस वजह से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से। अब 1973 में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है, ठीक है, किलिमंजारो को 6 और फॉरेस्ट को मिला करके, प्लस इसको यूनेस्को की साइट में रखा गया है 1987 में। आपको याद हो गया इतना चीज़ें। अब ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया माउंट किलिमंजारो के रिलेटेड, ठीक है। आगे चला जाए नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है एलओसी। एलओसी क्यों न्यूज़ में रहा है भाई, इसको देखते हैं। एलओसी का सबसे पहले आप देखते हैं इसका लोकेशन।
LOC आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपका फिलीपींस से, यानी ये पूरा का पूरा क्या है, पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन के सीज हम देखते हैं, यहाँ पे आपको देखेंगे सी ऑफ जापान दिखेगा, LOC दिखेगा। LOC में एक नदी यहाँ से निकल के आ रही थी, एलो रिवर, ऐसे बहते बहते आके यहाँ पे बोहाई की खाड़ी में गिर रही है, बोहाई खाड़ी में यहाँ पे गिर रही है। और बोहाई के ही पास में एक बीजिंग शहर बसा हुआ है चाइना का, ठीक है। तो आप देखेंगे ये बोहाई खाड़ी हो गई, ये हो गया LOC, ये पूरा LOC हो गया। अब LOC क्यों न्यूज में रहा है आपको याद रखना है। अब देखना है कि LOC इधर है आपका नॉर्थ कोरिया, इधर आपका साउथ कोरिया, इधर आपका पूरा पोर्शन पड़ जाएगा चाइना का, ये पूरा का पूरा पोर्शन चाइना का हो गया। तो LOC नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से घिरा हुआ प्लस चाइना से घिरा हुआ है, राइट। इसके इधर में चले जाएंगे तो जापान सी पड़ जाएगा, राइट, क्लियर है। इधर आ जाएंगे तो ईस्ट चाइना सी मिलेगा, नीचे आ जाएंगे तो साउथ चाइना सी मिल जाएगा पूरा पूरा इधर की पोर्शन, ठीक है। ये साउथ चाइना सी, अभी हमने पार्सल्स आइलैंड यहीं पे देखा है, तो यहाँ से हम चले आएंगे इधर की तरफ। तो अब ये पूछ रहा कि न्यूज में क्यों था ये, देखिए पैसिफिक सी में पड़ा, आपने बताया चाइना मेनलैंड इसका है, कोरियन पेनिनसुला, इसको इस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं, कोरियन पेनिनसुला, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। तो ये पेनिनसुला क्यों है, क्योंकि तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं कोरियन पेनिनसुला, राइट। ये चाइना के ईस्ट की तरफ पड़ रहा है, इसके नीचे आएंगे तो चाइना का ईस्ट चाइना सी है, चाइना के ईस्ट की तरफ पड़ रहा है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है कि यहाँ से जो आपकी एलो रिवर आ रही है, यहाँ से एलो रिवर जो आती है ये अपने साथ सिल्ट्रेशन लेके आती है, पीला सिल्ट्रेशन, येलो कलर का सिल्ट्रेशन लेके आती है, तो वो फिर इस नदी में जाके बोहाई खाड़ी में गिराती है, प्लस इस नदी में, इस सी में भी वो नदी, तो इसलिए ये सी पूरा क्या हो गया, पीला दिखने लगता है, इसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया है। तो आपको याद रखना है जो नदी डिस्चार्ज करती है अपने वाटर को, वो पीले वाटर को लेके आती है सिल्ट्रेशन की वजह से, इसलिए इसका कलर पीला पड़ गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। बोहाई गल्फ आपने देख लिया, बोहाई गल्फ आपका यहीं है, सराउंडेड है किसे, चाइना से पूरा पूरा, ठीक है। LOC के ठीक नॉर्थ में पड़ेगा ये, आपने ये भी देख लिया, राइट। अब यहाँ पे कौन कौन से रिवर आ रही हैं, एक आ रही एलो रिवर गिर रही है, एक रिवर है देखिए हाई रिवर है, एलो रिवर है और लियाओ रिवर है, ये तीन नदियाँ छोटी छोटी इसमें आके गिरती हैं, क्लियर हो गया, ओके, समझ में आ गया। अब देख लेंगे इसका जो LOC का एक्सटेंशन जो है, इसको कोरिया बे भी कहते हैं, यहाँ तक कोरिया बे तक है पूरा, ठीक है, ये कोरिया है आपका पूरा, तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, तो इसको कोरिया बे भी कहते हैं। यहाँ पे एक नदी गिरती है आकर के कोरिया बे से होकर के, इसमें इसको बोला गया इलू रिवर, इसको क्या बोला गया है, यालू रिवर, ठीक है, फिर चांगचोन रिवर है और फिर त्योडोंग रिवर है, ये नदियाँ सब इसमें आके इस इधर से गिरती हैं इस वाले में, ठीक है, इधर से कोरियन पेनिनसुला से, क्लियर हो गया। तो ये समझ में आ गया क्यों न्यूज़ में था, न्यूज़ में बस इतना है, इसलिए आ रहा है कि ये अपने जो सिल्ट्रेशन को लेकर आती है पीले वाले, इसको आपको याद रखना, ये बोहाई खाड़ी में गिराती है, ठीक है। अब आपने लोकेशन देख लिया, इसी बहाने आपको लोकेशन भी क्लियर हो गया, ओके, ठीक है। आगे चला जा, नेक्स्ट एक है एड्रियाटिक सी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा एड्रियाटिक सी, क्यों न्यूज़ में रहा है भाई, एड्रियाटिक सी आपको देखना ये पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी का ये हिस्सा है। इधर से आप जाएंगे तो इधर पड़ेगा आपको मेडिटेरियन सी, इधर से आगे टेरियन सी मिल जाएगा, फिर आयोनियन सी मिलेगा और इसके थ्रू एंट्री कर जाएंगे यहाँ पे, तो ये मिलेगा आपका पूरा पोर्शन एड्रियाटिक सी। तो एड्रियाटिक सी, टेरियन सी और आयोनियन सी ये सब के सब किसके हिस्से, मेडिटेरियन सी के ही पार्ट है, हिस्से हैं, ठीक है, ओके। अब ये आपको देखना है कि ये इधर है आपका इटली, इधर आपका है स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हाँ बोस्निया हो गया, इधर मोंटेनेग्रो है और फिर इधर अल्बानिया, इन सब से ये पूरा घिरा हुआ है इस पोर्शन से, और इधर से आपका इटली से घिरा हुआ है, ठीक है। कौन, एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी किसका पार्ट है, मेडिटेरियन सी का पार्ट है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये है, आपको याद रखना है इसमें कौन कौन से, अब इसमें पेनिनसुला की बात करें, ये आपको पेनिनसुला दिख रहा है, ये इटली का पेनिनसुला आपको पूरा हो गया, ठीक है, तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ इटली का पेनिनसुला है। एक छोटा सा पेनिनसुला आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, एक छोटा सा पेनिनसुला आपको यहाँ दिख रहा है, इसको बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला, ठीक है। अब स्लोवानिया, ये देखिए ये जो दिख रहा है बाल्कन पेनिनसुला, ये स्लोवानिया के पास का हिस्सा है ये, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट लिखना है। फिर उसके बाद क्रोएशिया हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, फिर अल्बानिया हो गया, ठीक है, इन सब कंट्रीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा बॉर्डर किसका मिला हुआ है, क्रोएशिया का है, इधर स्लोवानिया हुआ है, ये सब बॉर्डर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मेन चीज़ पेनिनसुला दो इसमें मिलेंगे, एक इटलियन पेनिनसुला है और एक ये पेनिनसुला है, यानी क्रोएशिया पेनिनसुला, बाल्कन पेनिनसुला और ये इटली का पेनिनसुला, दोनों पोर्शन आपके इसी में पड़ते हैं, क्लियर हो गया, ओके। अब
आप देखेंगे कोस्ट कौन कौन से, एड्रियाटिक कोस्ट, अल्बानिया कोस्ट के बोस्निया है, ठीक है, हर्ज़गोविना है, क्रोएशिया है, इटली है, मोंटेनेग्रो और स्लोवानिया, ये सब इसकी कोस्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, याद हो गया, समझ में आ गया? ओके, आगे चला जा। ठीक है, इतना ही बहुत है इसके लिए। नेक्स्ट आपका वीडियो है, बस इतना ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है मैप से रिलेटेड मैंने आपको इसको बता दिया, ये सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं। ठीक है, आप इसको एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, थोड़ा धीरे धीरे चलिएगा, मैं धीरे धीरे बताने की कोशिश किया हूँ सब कुछ। पहला हमारा न्यूज़ था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इसके बाद हमने सारे न्यूज़ों को कवर किया है। ठीक है, इसको नोट करते जाएगा, मैं पीपीटी में भेज दूँगा। राइट, ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून।